रूबेला में भी हमारे पास एक्जेंथम तो मिलता ही मिलता है, इसमें भी हमारे पास इनंथम भी मिलता है। इनंथम वही मैंने आपको बात कही, वो डिजीज जो हमारे पास म्यूकोजा में अपेयर हो रही हो। एक्जेंथम जो कि हमारे पास स्किन पे अपेयर हो रही है, जो हमें विजिबल तौर पे बाहर दिख रही हो, बाहर की साइड पे बॉडी की, ठीक है। तो रूबेला और मीजल्स में दोनों में एक्जेंथम के साथ साथ इनंथम भी मिलता है हमारे पास। और रूबेला को हम लोग जो है ना जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कौन से आरएनए वायरस की वजह से हो रही होती है, जिसको टोगा वायरस भी कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका हमारे पास 15 to 20 डेज है। और ये ट्रांसमिट कैसे होगा, अगेन वही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है। इन्फेक्टिविटी पीरियड, इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड बेसिकली 10 डेज बिफोर to 2 weeks आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों को मिलेंगे, तो प्रोड्रोमल इलनेस में हम लोग को मिल सकता है फीवर, मलेस, लिम्फ एडिनोपैथी। मलेस जो है ना लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को मलेस में लो ग्रेड फीवर हो गया, ऐसा होता है पेशेंट कहे कि मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि बहुत थकावट हो रही है, ठीक है। फीवर, मलेस एंड लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी में हमारे पास सब ऑसिपिटल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और पोस्टीरियर सर्वाइकल ग्रुप के जो लिम्फ नोड्स है ना वो हमें इनलार्ज मिल सकते हैं। थर्डली हमने कहा था कि इसमें इनंथम मिलेगा, तो इनंथम इसमें इसके इनंथम को जैसे पिछले मीजल्स में हमने कहा था कि कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं, रूबेला में इनंथम जो मिलेगा ना उसको हम लोग कहते हैं फॉर्चहीमर स्पॉट्स। ये पैथोगोनोमिक नहीं है इसके रूबेला में, लेकिन ये फॉर्चहीमर स्पॉट्स मिलते हैं। फॉर्चहीमर स्पॉट्स क्या होते हैं, स्मॉल पिटिकल लीजन्स होती हैं जो कि हमारे पास सॉफ्ट पैलेट पे मिलती हैं। ये सजेस्टिव है कि ये रूबेला के, लेकिन डायग्नोस्टिक नहीं है रूबेला के लिए, ठीक है। उसके अलावा अब हम एक्जेंथम की बात कर लेते हैं। एक्जेंथम हम लोग को अगेन मीजल्स की तरह ही मिलेगा, इसमें वही के बिगन फेस पे पहले अपेयर होगा, फिर जो है ना पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी पे अपेयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस, ऑल्थो रूबेला की कॉम्प्लिकेशंस जो है ना ज़्यादा डेवलप नहीं होती, लेकिन होती हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ना बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या डेवलप हो सकती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, उसके अलावा इंसेफेलाइटिस हो सकता है। अच्छा, इसमें ना कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस भी हैं, क्योंकि अगर जो है हमारे पास रूबेला प्रेग्नेंट लेडी में हो रहा है तो मोस्ट चांसेस हैं कि उसके फीटस को भी अफेक्ट करेगा रूबेला। तो उस केसेस में उस पेशेंट में क्या उस बच्चों में क्या होता है कि कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो जाता है। कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जिसमें हमारे पास कॉन्जेनाइटल डेफनेस हो सकती है, कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं जिसमें पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। तो आपने ये याद रखना है कि इन केसेस में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी भी टाइप पे अगर रूबेला मदर को हो रहा है तो वो बेबी को भी अफेक्ट करेगा। तो और बेबी में अगर शुरू के 3 मंथ्स में हो रहा है रूबेला प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसके बहुत चांसेस है कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर वो 20 वीक्स के बाद हो रहा है तो इन सब चीज़ों के होने के चांसेस हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है। और डायग्नोसिस इसकी किस लेवल किस बेसिस पे होगी, अगेन इसकी डायग्नोसिस जो है ना हमारे पास होगी रूबेला स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हम एलाइजा के ज़रिए करवाते हैं, जो कि हमें बताती हैं कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है। उसके अलावा IgG सीरो कन्वर्जन है जिसकी वजह से हमें पता चलता है ये रूबेला है। वैसे तो क्लिनिकल ग्राउंड्स पे भी पता चल जाता है, लेकिन उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करना है हम लोगों ने जो है ना सब मैनेजमेंट कैसे करनी है, बेसिकली मैनेजमेंट अगेन वायरल इन्फेक्शन है तो इसको हम लोग सपोर्टिव केयर देंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होगी इसकी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना इसको हम रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं, वही बात है जो मैंने प्रीवियस मीजल में बताया था कि इसमें भी हम लोग MMR वैक्सीन देते हैं जिसकी वजह से ये प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बात हो गई मीजल्स और रूबेला की।
जिसमें हमने बात की इनमें एक्जेंथम के साथ साथ इनैंथम भी मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पारो वायरस B19 की और ह्यूमन हर्पीस वायरस और वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस इन्फेक्शन की। एरिथेमा इन्फेक्शियोजम बेसिकली ये कॉज हम किसकी वजह से होता है, ये पार्वो वायरस B19 की वजह से होता है। अक्सर जो है ना इसका टॉपिक हमारे पास MCQs वगैरह में आता है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन MCQs वगैरह के लिए आ रहा होता है MCQs में। पार्वो वायरस B19 वायरस है जो कि ये एरिथेमा इन्फेक्शियोजम करवा रहा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है ना हमारे पास होता है 14 to 21 डेज़। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की अगर इसकी हम लोग बात करें तो मेनली फीवर मिल रहा होता है और कोरिजल रनी नोज सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, कोरिजल सिम्टम्स मिलते हैं। इसमें हमारे पास कोई इनैंथम नहीं होता, जैसे कि प्रीवियसली वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास रुबेला में और मीज़ल्स में इनैंथम मिलेगा, इसमें कोई इनैंथम नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्जेंथम मिलेगा। अगर हम इसमें एक्जेंथम की बात करें तो एक्जेंथम में हमारे पास इंटेंसली रेड रैश अपेयर होगा फेस पे। उस रेड रैश को जो है ना हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि स्लैप चीक सिंड्रोम भी कहते हैं, स्लैप चीक सिंड्रोम। अक्सर जो है ना इस बारे में पूछा जाता है MCQs में कि स्लैप चीक सिंड्रोम जो है ना किसकी वजह से हो रहा था, हमने पार्वो वायरस B19 की वजह से होता है स्लैप चीक सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद जब ये स्लैप चीक सिंड्रोम अपेयर हो जाएगा उसके बाद जो है ना लेसी रेटिकुलर रैशेस अपेयर होंगे ट्रंक पे और एक्सट्रीमिटीज़ पे, लेकिन ये पाम्स और सोल पे नहीं होगा, पाम्स एंड सोल्स पे ये वाले रैशेस अपेयर नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसमें हमारे पास ग्लव्स एंड सॉक्स सिंड्रोम हो सकता है, ग्लव्स एंड सॉक्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ग्लव्स एंड सॉक्स सिंड्रोम में भरपूर एक रैश होता है, क्लियर मार्जिन्स होती है जिसकी, जो कि हमें सिर्फ रिस्ट और एंकल्स पे मिलती हैं, रिस्ट एंड एंकल्स पे। ठीक है, इसके अलावा एंथ्रोपैथीज हो सकती हैं, एंथ्रोपैथीज हमारे ज़्यादातर यंग एडल्ट में मिल रही होती हैं। एंथ्रोपैथीज इसमें क्या होता है कि सिमेट्रिकल स्मॉल जॉइंट पॉलीआर्थराइटिस होता है। थर्डली इम्पेयर्ड इरेथ्रोपोइसिस हो सकती है, मतलब कि इम्पेयर्ड इरेथ्रोपोइसिस एप्लास्टिक क्राइसिस में भी जा सकता है पेशेंट, एप्लास्टिक क्राइसिस में भी। ठीक है, उसके अलावा जो है ना इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन होती है हाइड्रोप्सिस। ये हाइड्रोप्सिस जो है ना बेसिकली हमारे पास नॉन रेहेसिस रिलेटेड होता है। बेसिकली आपने सुना था ना RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से हाइड्रोप्सिस हो रहा होता है, लेकिन इसमें जो है ना हमारे पास नॉन रेहेसिस रिलेटेड हाइड्रोप्सिस हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अगेन वही बात है कि जो भी वायरल कंडीशन है वो हमारे पास उसमें सपोर्टिव केयर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन में ये B19 वायरस हो रहा है तो इसमें हम लोग जो है ना सेरोलॉजी करवाएंगे ताकि इसको कंफर्म किया जाए। ठीक है, और इसमें ना फीटल ट्रांसफ्यूजन करेंगे हाइड्रोप्सिस अगर डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्जेंथम सेबिटम, जो कि हमारे पास कॉज कर रहा होता है ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 and 7। ठीक है, एक्जेंथम सेबिटम को जो है ना रोजीला भी कहते हैं, रोजियोला। इसके अलावा ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये स्लाइवा के ज़रिए जो है ना ट्रांसमिट हो सकता है। ज़्यादातर इसका टारगेट क्या होता है, ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स, ह्यूमन हर्पीस वायरस का। ये हमारे पास जो है ना CD4 T सेल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, इस पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर होगा, अप टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इनमें फ़ीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, जो कि 3rd या 5th डे पे खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। इन पेशेंट्स में जो है ना हमने एक्जेंथम मिलेगा। एक्जेंथम किस तरीक़े का होगा, इसमें मैक्यूलोपैपुलर रैश होगा जो कि ना रोज़ कलर्ड होगा, रोज़ कलर्ड होगा। मेनली हमारे पास ट्रंक, आर्म्स, नेक और फेस पे मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ये जो है ना ओल्डर पेशेंट्स में मिलते हैं हमें ये रोजियोला, ये जो है ना इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस टाइप सिंड्रोम भी करवा सकता है अगर हमें एल्डरली पेशेंट्स में मिलेगा तो।
इस पीरियड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो फेब्राइल कन्वल्जन्स हो सकते हैं, क्योंकि इनमें हाई ग्रेड फीवर होता है अप टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो फेब्राइल कन्वल्जन्स मिल सकते हैं। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है और नमूनिया हो सकता है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। इसके अलावा इनमें हम लोग दे रहे होते हैं गेंसाइक्लोवीर और फोस्कार्नेट इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना ये दोनों एरिथेमा इन्फेक्शियोसम और एक्जेंथम सेबिटम, ये दोनों हमारे पास ज़्यादातर जो है ना BCQs वगैरह में आ रहे होते हैं, थ्योरी पेपर में नहीं आते। थ्योरी पेपर में ज़्यादातर मीज़ल्स, रूबेला, वेरिसोला ज़ोस्टर वायरस इन्फेक्शंस आ रहे होते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपने ये भी कर लिया है तो आपको बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिसोला ज़ोस्टर वायरस इन्फेक्शंस।